मैं दाऊद सर, आप लोगों का क्लास लगभग 6 लेसन 7 लेसन 8 9 10 11 पढ़ाया जा चुका है। आज 12 लेसन की बारी है। 12 लेसन का नाम है औपनिवेशिक शहर, नागरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य के बारे में पढ़ना है। ये कोई ज़्यादा बड़ा लेसन तो है, लेकिन ज़्यादा प्रश्न इसमें से पूछता नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अच्छा प्रश्न पूछता है। दीर्घोत्तरीय भी एक पूछता है, लघुत्तरीय भी पूछता है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से समझाएं आप लोगों को। चलिए तो हम शुरू करते हैं औपनिवेशिक शहर के बारे में। चलिए, यह 12 लेसन है। 16वीं और 17वीं सदी की बात है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा बनाए गए शहर जो जनसंख्या और केंद्रीकरण के विशाल भवनों और तथा शाही परिवार या शाही शोभा समृद्धि के लिए जाने जाते हैं। शाही प्रशासन और सत्ता महत्वपूर्ण केंद्र आगरा, दिल्ली तथा लाहौर, ये सारे के सारे जो है वो उस समय नगरीय इलाका में आते थे। लगभग आपको 10 लेसन के करीब में देहात और औपनिवेशिक पढ़ाया जा चुका है। औपनिवेशिक और देहात जो है वो 10 लेसन में वो हम पढ़ा चुके हैं। ये जो है आपको 12 लेसन है, जिसमें न देहात के बारे में नहीं पढ़ना है, शहर के बारे में पढ़ना है। शहर का विकास कैसे हुआ, शहर की आगमन कैसे हुई, शहर विशाल काय कैसे बना, शहर की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर शहर नहीं रहता तो फिर देहात एरिया का उत्पत्ति कैसे होता, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इसमें भी मुगल काल के बारे में पढ़ना है कि मुगल काल में शहर का निर्माण कैसे कैसे की गई। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा बनाया गया काफ़ी एक नियम, जिस एरिया में जनसंख्या अधिक होता था उस एरिया को शहर या नगर कहा जाता था। यह मुगलों के द्वारा बनाया गया यह नियम था। 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में एक नियम बनाए गए जो मुगलों के द्वारा बनाए गए थे। जिस शहर में, जिस इलाके में जनसंख्या अधिक होती थी वह केंद्र मान करके उसे शहरीकरण के रूप में विशाल विशाल बड़े बड़े भवनों का निर्माण वहाँ कराया जाता था। जैसे दिल्ली विशाल काय बहुत जनसंख्या वाला आबादी वाला शहर था, इसलिए वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे निर्माण कराए, बहुत अच्छी अच्छी इमारतें बनाई गई। आज भी आपको देखने को मिलेंगे लाल किला, ताजमहल, पुरानी किला, हुमायूं का मकबरा, उसके बाद से आपको अन्य प्रकार के कई जगह बनाए गए। उसी तरीके से जनसंख्या केंद्रीकरण के रूप में विशाल बड़े बड़े भवनों का निर्माण कराया गया। उसे शाही शोभा, अच्छे अच्छे शोभा के लिए बहुत अच्छी अच्छी पत्थर और उसमें बहुत अच्छी नक्काशी की गई ताकि वह शोभा का इमारत बन सके। वह समृद्धि के लिए भी जाना जाता है मुगलों के लिए। शाही प्रशासन की सत्ता एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वह मुगल प्रशासन का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता था जहाँ पे बड़े बड़े नगर और भवन का निर्माण कराया जाता था। जैसे आगरा, दिल्ली और लाहौर में बड़े बड़े भवनों का निर्माण कराया। यह एक शहरीकरण का केंद्र था। कब? तो मुगल प्रशासन काल में। कोई प्रश्न पूछे कि मुगल शासन प्रणाली पहले 16वीं और 17वीं शताब्दी में किस चीज़ का निर्णय लिया, तो नगर बनाने का, बड़े बड़े भवन इमारत बनाने को तैयार करने का निर्णय लिया था। जिस जगह पर बड़े बड़े भवन का निर्माण हुआ था उस जगह को शहरी केंद्र और केंद्रीकरण स्थापित कर दिया गया। दक्षिण भारत में नगरों जैसे मदुराई, कांचीपुरम मुख्य केंद्र, जहाँ पे बड़े बड़े मंदिर होते थे, उसे मुख्य केंद्र या स्थापत्य कला के अनुसार उसे यात्रा घर या अन्य प्रकार के तीर्थ स्थल के नाम से उसे शोभा दिया गया। जैसे दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिर का निर्माण कराए गए। इस नगरों में जैसे कि मदुराई, कांचीपुरम यह मुख्य केंद्र है जहाँ पे बड़े बड़े मंदिर हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां ने पहली बार मुगल काल में ही विभिन्न स्थानों पर आधार स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों के द्वारा 1510 ईस्वी में, पंजी और डचों ने 1605 ईस्वी में और मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने मद्रास में 1639 ईस्वी में, फ्रांसीसियों ने 1673 ईस्वी में, और आज जो पांडुचेरी जो है वह पांडु की जगह को पांडुचेरी या पंजी कहा जाता है। कह रहा है कि यूरोपीय कंपनी ने पहली बार मुगल काल के प्रशासन के अनुसार भारत के अंदर में कई कंपनियां बैठाई गई, जिसमें पुर्तगाली अपनी कंपनियां, डच और अन्य प्रकार के कई विदेशी लोगों ने मुगल के काल में ही अपने व्यापारिक पैर को फैलाना शुरू कर दिए थे। उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से यूरोपीय कंपनी मुगल काल में ही अपनी पैर को फैलाने लगे थे। पुर्तगालियों ने पहली बार 1510 में भारत में आगमन किया, जो व्यापार के माध्यम से वो अपने पैर को फैलाए। उसके बाद डच कंपनी आई जो पंजी से शुरू की, गोवा की राजधानी पंजी से शुरू की, जो 1605 ईस्वी में वह अपनी पैर को, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयार थी मुगल काल में।
उसके बाद मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने मद्रास में 1639 ईस्वी में अपना पैर पसारने लगे। फ्रांसीसियों ने 1673 ईस्वी में, जो पांडुचेरी में आज भी आपको देखने को उनकी कंपनियां और भवन देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 में किया गया था। अखिल भारतीय का पहला प्रयास कब किया गया था? तो 1872 में किया गया था। अखिल भारतीय की जनगणना का पहला प्रयास 1872 में किया गया। इसके बाद 1881 से दासकीय हर 10 सालों पर होने वाली जनगणना को दासकीय जनगणना कहा जाता है। आज भी हमारे यहाँ 10 सालों पर जनगणना होती है, लेकिन अब इस बार कोरोना की वजह से जनगणना स्टॉप है। करा कि अखिल भारतीय ने एक प्रयास किया कि हमारे देश के अंदर किस तरीके से लोगों की आबादी बढ़ रही है, प्रत्येक साल या 10 सालों पर कैसी आबादी कितनी बढ़ करके कितनी हो जा रही है, इसी शरीर या इंसान को गिनने की प्रक्रिया को क्या कहा गया? तो जनगणना कहा गया। यह कितने सालों पर होता है? तो 10 सालों पर यह जनगणना होता है। भारतीय शहरीकरण के अध्ययन करने के लिए जनगणना के पहले आंकड़े जो थे वह 10 सालों पर बहुमूल्य रूप से प्राप्त किए गए। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के बाद रेलवे वर्कशॉप और रेलवे कंपनियां की स्थापत्य शुरू हो गई। धीरे धीरे रेलवे का फैलाव होने लगा और रेलवे नेटवर्क की विस्तार होने लगे। रेलवे के जगह जगह स्थापत्य कंपनियां बैठाई गई, रेलवे के जगह जगह मतलब वर्कशॉप बैठाए गए, ताकि रेलवे का पूरा भारत में एक नस के तरह, इंसान के शरीर में जिस तरीके से नस होता है उसी तरीके से भारत के अंदर में पूरे नस के तरफ फैला दिया जाए, ताकि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में आसानी हो। आज भी कहा जाता है कि भारत का नस कौन है? तो वह रेलवे ट्रैक है। 18वीं सदी में मद्रास, कलकत्ता, बंबई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा, डच द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा या मुगलों के द्वारा जो भी व्यापार का लेन देन या एक जगह से दूसरा जगह आदान प्रदान होता था किसी भी वस्तु का, तो सारा का सारा जहाज के जरिए होता था, जो जहाज बंदरगाह पर आकर के रुकती थी। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में पार करने के बाद लगभग 1800 के करीब में कई जगहों पर, 18वीं सदी में कई जगहों पर बंदरगाह बन गए थे जहां पे जहाजें आकर के रुकती थी। वह बंदरगाह कहाँ बनी? तो मद्रास, कलकत्ता और बंबई जगहों पर, कई जगहों पर बंदरगाह बन चुके हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने को इन्हीं बस्तियों के आसपास में विराजमान कराया, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सौदे को या अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में उसे आसानी होगी। जैसे कि मान लिया गोवा में या कलकत्ता में उसने बंदरगाह पे स्थापत्य किया, ताकि वहाँ से आसानी से जहाज के जरिए अपने सौदे को, सिपाही को या सामग्री को भेजा जा सकता है और बुलाया जा सकता है। इसीलिए वह जहां भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पैर फैलाती पहले, तो सबसे पहले वह उस इलाके में पैर फैलाती जहां बंदरगाह की व्यवस्था होती थी, ताकि जहाज के जरिए सैनिक को लाया जा सके या सैनिक को भेजा जा सके या किसी भी प्रकार की सामग्री को लाया जा सके और भेजा जा सके। इसीलिए वह बंदरगाह वाले स्थान को चुनता था। बस्तियां बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने उन्हीं बस्तियां बनाए जहां यूरोपीय कंपनियां के बीच में प्रतिस्पर्धा के सुरक्षा उद्देश्य होती थी, जहां पे पाबंदियां और किलेबंदी की व्यवस्था होती थी। वैसे ही जगहों पर उन्होंने सबसे पहले अपनी बस्तियां को बसाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश आबादी के प्रमुख इलाके में मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता या फोर्ट विलियम और बंबई फोर्ट के नाम से जाने जाते थे। ब्रिटिश कंपनी ने आबादी के प्रमुख इलाके को, जहां पे बड़े बड़े जनसंख्या में ब्रिटिश सरकार की कंपनी के लोग रहते थे, उस कंपनी को एक नया नाम दिया, जिस नाम दिया मद्रास फोर्ट सेंट। मतलब मद्रास में ब्रिटिश सरकार के आदमी बहुत अधिक रहते थे, सिपाही या अन्य प्रकार के लोग भी रहते थे। मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज, उसके बाद कलकत्ता में कोर्ट विलियम, बम्बई फोर्ट, इन सभी इलाकों को वो खुद से नाम दिए, ताकि वहाँ पे इनकी ब्रिटिश की आबादी बहुत अधिक थी। पहली बार आपको पता ही है कि मुंबई में ही थाने नाथावे की जगह, थाने जो है उस जगह पर रेलवे ट्रैक बिछाया गया जहां पर रेलवे चलाई गई थी। पेट क्या है? पेट एक तमिल शब्द है। पेट क्या है? तो पेट एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है बस्ती। पेट का मतलब क्या होता है? बस्ती। जबकि पूरम शब्द जो होता है वह गांव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेट और पूरम क्या है? पेट उसे कहा जाता है तो बस्ती को कहा जाता है, और पूरम किसे कहा जाता है? तो एक गांव, ग्रामीण इलाका को कहा जाता है। तो ग्रामीण इलाका को पूरम और बस्ती को क्या कहा जाता है? पेट कहा जाता है।
चौल क्या है? करा चौल ये एक बहुमंजिलीय इमारत होती है जो 5 मंजिल, 7 मंजिल, 6 मंजिल, 4 मंजिल, 10 मंजिल, 8 मंजिल का जो इमारत होता है उस जमाने में उसे चौल कहा जाता है। करा चौल ये बहुमंजिलीय इमारत होती थी। इसमें एक कमरे वाली आवासीय इकाई बनाई जाती थी। यह बंबई में बनाई जाती थी। इन इमारतों में बहुत थोड़ी जगह और बहुत सारे परिवार रहते थे। इन जगहों पर जगह बहुत कम होती थी लेकिन बहुत से परिवार उसमें विराजमान रहते थे। जैसे आप मुंबई के झुग्गी पट्टियों में या अन्य जगहों पर देखेंगे कि लोगों के पास एक ही रूम है बड़े बड़े शहरों में, लेकिन 8 आदमी 10 आदमी उसमें निवेश कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है और काम करने के लिए अपना जीवन यापन कर रहा है। तो वैसे इलाकों को चौल कहा जाता था जहां छोटे छोटे कमरों में बहुत अधिक संख्या में लोग रहते थे। यूरोपीय और भारतीयों के लिए शुरू की गई अलग क्वार्टर बनाए गए थे और यूरोपीय और भारतीयों के लिए चौल में ही अलग क्वार्टर बनाए गए थे। उस समय लेखन के अनुसार व्हाइट टाउन, गोरा शहर या और ब्लैक टाउन के नाम से जाना जाता था। उस समय बंबई में 2 नामों से जाना जाता था, गोरा शहर और ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन। व्हाइट टाउन मतलब जहां ब्रिटिश रहते थे और ब्लैक टाउन जहां पे भारतीय रहते थे। व्हाइट टाउन गोरा शहर और ब्लैक टाउन काला शहर यह नाम से अधृत किया गया था। औपनिवेशिक शहरी विकास के लिए एक खास पहलू छावनियां के तरह हिल स्टेशन बनाए गए थे जहां पे फौजियों को ठहरने के लिए सरहद और चौकसी भी बनाई गई थी ताकि ब्रिटिश कंपनी अपने इलाके में जब रहे तो कोई भी भारतीय उसके अंदर प्रवेश ना कर सके। इसलिए छावनी के तरफ एक जगह बनाए गए थे जहां पे ब्रिटिश प्रशासन की सैनिक बंदूक या किसी भी हथियार को लेकर खड़ा रहता था, तैनात रहता था कि कोई भी भारतीय ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश इलाके में वह प्रवेश ना सके या काला व्यक्ति कोई भी भारतीय गोरे लोगों में प्रवेश ना कर सके। इसलिए वह छावनी और चौक बना करके रखते थे अपने इलाके के मेन पॉइंट पर, अपने इलाके के मुख्य द्वार पर, और हमेशा 24 घंटा चौकसी करते रहते थे। आधुनिक नगर में विभाजन की शुरुआत औपनिवेशिक शहर कलकत्ता से हुई। पहली बार किस शहर को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया था? वो शहर क्या था? तो कलकत्ता था। बंबई में नौ गौथिल शैली का चलन बढ़ाया गया और साथ ही 20वीं सदी में नई मिश्रित स्थापत्य कला की शैली भी बढ़ाई गई जिसमें भारतीय यूरोपीय लोग काफी भागीरथ हुए। भारतीय और यूरोपीय लोग शामिल भी हुए और ब्रिटिश लोग भारतीय और यूरोपीय दोनों को मतलब एक तरीके से दुश्मन मानते थे। ब्रिटिश चाहता था कि यूरोपीय कभी भी भारत में व्यापार के माध्यम से नहीं आए। अगर ये व्यापार करने भारत में पहुंचेंगे तो व्यापार करने की रणनीति और व्यापार की कीमत को भारतीय को पता चल जाएगा, जिससे हम भारतीय से जो सौदा खरीदते हैं सस्ते दामों पर वो हम नहीं खरीद पाएंगे और भारतीय ब्रिटिश को ना देकर के यूरोप और डच कंपनी को अपनी सौदा देने लगेगी। इसलिए ब्रिटिश सरकार कभी नहीं चाहती थी कि हमारे सिवा कोई भी दूसरा कंपनी आकर के भारत के लोगों से सौदा खरीदे या भारत के लोगों से सौदा बेचे। इसीलिए सभी देशों के ऊपर बैन लगा दिया था ब्रिटिश सरकार कि भारत हमारा है, भारत से हम ही सौदा खरीद सकते हैं, भारत से कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरी कंपनी सौदा नहीं खरीद सकती। ऐसे कई सालों तक चला हुआ था। भारतीय यूरोप देशों की शैलियाँ की तत्व माना जाता है। इंडो सौरसैनिक शैली के नाम से जाना जाता है कि जिस देश के अंदर इंडिया और यूरोप के लोग जब रहते थे तो वहां पे इंडो के नाम से जाने जाते थे। इंडो शब्द हिंदू के संक्षिप्त रूप से कहा जाता है। इंडो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वह हिंदू है, जबकि सारासेन जो है वह यूरोपीय के लोगों को माना जाता है। यूरोपीय लोग और मुसलमान से संबंधित इस्तेमाल करते थे। करा कि जो हमने अभी बताया इंडो सारासैनिक कौन है? तो जो इंडो सारासैनिक उसे कहा गया, इंडो का मतलब हिंदू और सारासैनिक का मतलब होता है कि मुस्लिम और यूरोपीय लोग दोनों लोग मिल करके भारत में जो व्यापार करते थे, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाम दिया इंडो सारासैनिक। यह नाम मतलब पुर्तगालियों यह नाम ब्रिटिश कंपनी के द्वारा दी गई थी। मुसलमानों से संबंधित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। यही एक मध्यकालीन जहाँ पे इमारत, गुंबदे, छतरिया, जालिया, मेहरबान मतलब जहाँ पे लोग रहते थे या मतलब दफ्तर, ये सारे चीज़ की शैली काफ़ी प्रभावित की गई जो ब्रिटिश सरकार के अधीन में प्रभावित हुई थी। यह ज़्यादातर मद्रास और इस इलाके में ज़्यादातर मद्रास फली और फूली ब्रिटिश सरकार के कंपनी के समय। 1911 में राजा जॉर्ज पंचम ने उनकी पत्नी मैरी स्वागत किया और गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया। यह परंपरागत गुजराती शैली के बेहतरीन नमूना था। कराया कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसका निर्माण किसने कराया? तो 1911 में राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी के स्वागत में, मतलब जॉर्ज पंचम जो हैं उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया बनाया। किसके स्वागत में? तो वह अपने पत्नी के स्वागत में, जिनके पत्नी का नाम मैरी था, उनके
के स्वागत में उन्होंने यह गेटवे ऑफ इंडिया बनाया। यह परंपरा गुजराती था और यह शैली बहुत ही बेहतरीन और नमूना पीस था। औपनिवेशिक काल में 3 प्रमुख बड़े शहर विकसित किए गए थे। खैर औपनिवेशिक काल में मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद या मुगल प्रशासन काल में 3 बड़े शहर को सबसे अधिक प्रमुख विकसित की गई थी। जो पहला है मद्रास, दूसरा है कलकत्ता और तीसरा है बम्बई, जिसको आज हम लोग मुंबई कहते हैं। ये 3 शहर बहुत अधिक मात्रा में विकसित की गई थी। ये तीनों शहर में मूल्यतः मत्स्य का ग्रहण, बुनाई या बिनाई या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक गतिविधि का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था, जिसके कारण यह शहर जो है वह प्रेसिडेंसी के शहर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे हर ब्रिटिश कंपनी का दफ्तर था, यहाँ हर बड़े बड़े कंपनी का व्यापारिक कंपनी का ऑफिस था, हर बड़े बड़े औपनिवेशिक और औद्योगिक यंत्र का उपयोग इन्हीं 3 राज्यों के अंदर में की जाती थी। इसलिए औपनिवेशिक काल के 3 बड़े प्रमुख केंद्र माने जाते थे। कौन कौन? तो मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। शहरों का महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशासन तथा आर्थिक गतिविधि केंद्र कहाँ है। तो शहरों का महत्वपूर्ण केंद्र मुंबई, मद्रास और दूसरे शहरों को कलकत्ता को भी माना जाता था, क्योंकि वहाँ पे रोजगार का एक व्यापक यंत्र था। हर लोगों को रोजगार वहाँ जाने पर छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर पर व्यापार की उपाधि मिल जाती थी। आज भी हमारे शहर में लोग देहात से बाहर कमाने जाते हैं, जैसे कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, उसके बाद से आपको दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। इन सभी इलाकों में आज भी लोग कमाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियां हैं और जिस कंपनियां के कारण से लोगों को रोजगार बहुत आसानी से छोटे से लेकर के बड़े ओहदे तक मिल जाता है। कस्बा क्या है? कस्बा विशिष्ट प्रकार की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र, जहां पे लोग अपने प्यार, मोहब्बत और हर संस्कृति को मान करके अपने जीवन को यापन करते हैं, उसे कस्बा कहते हैं, जिसे पूर्ण रूप से कह सकते हो कि देहात। गतिविधि वाला केंद्र, यहाँ पे शिल्पकार मतलब अच्छा नक्काशी करने वाला, व्यापारी, प्रशासक तथा शासक एक ही प्रकार के शहरी इलाके में रहते हैं और ग्रामीण अंचल के बीच स्थान करते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई धनवान नहीं, कोई गरीब नहीं, सभी लोग एक साथ मिलकर के अपने जीवन को यापन करते हैं। वैसी स्थान को कस्बा कहा जाता है। मुगलों के द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध शहर कौन कौन थे? तो हमने अभी बता ही दिया कि मुगलों के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध शहर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, ये सारे इलाके जो थे वह मुगलों के द्वारा भी बनाए गए यह थे और ब्रिटिश के द्वारा भी और अधिक मात्रा में इसको बढ़ा दिए गए। करें मुगलों के द्वारा बनाए गए शहर प्रसिद्ध जनसंख्या, जहाँ पे अधिक जनसंख्या होती थी, उन शहरों को गतिविधि के अनुसार नए शहर के रूप में, शिल्पकार और व्यापारी प्रशासनिक के रूप में मुगलों के द्वारा जहाँ नए नए भवनों का निर्माण कराया गया, जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होती थी, उन शहरों को उन्हें शहर के रूप में या नगर योजना के रूप में स्थापित कर दिया जाता था। तो पहली बार मुगलों ने 17 या 18वीं सदी में यह तय कर दिया कि जिस इलाके में जनसंख्या अधिक मात्रा में होगी, जहाँ पे बड़े बड़े भवन का निर्माण होगा, वही इलाका क्या है? नगरीय इलाका माना जाएगा। ऐसे इस तरीके से लाहौर, आगरा, दिल्ली ये प्रशासनिक इलाका के अनुसार यह शहरी इलाका था, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या भी अधिक थी और साथ ही साथ यहाँ बड़े बड़े इमारत भी बनाए गए थे। शाही नगर में किलेबंदी होती थी, जिसमें मस्जिद, मंदिर, मकबरे भी बनाए गए होते थे। मकबरे, सराय, बाजार, महाविद्यालय या अन्य प्रकार के मंदिर भी बनवाए जाते थे। वैसे जगहों को शाही नगर या किलेबंदी का नगर कहा जाता था। किलेबंदी उस जगह को कहा जाता था जहाँ पे राजा रहते थे, राजा के द्वारा बड़े बड़े भवन का निर्माण कराया गया होता था, जहाँ पे जनसंख्या आबादी बहुत अधिक होती थी, वैसा जगह को शाही किलेबंदी कहा जाता था। उन जगहों पर बड़े बड़े किले बनाए होते थे, बड़े बड़े दरवाजे बनाए होते थे। उन दरवाजों को बहुत बड़े बड़े गेटों से बंद किए जाते थे ताकि दूसरे दुश्मनों से बचा जा सके और कोई दूसरा देश या कोई दूसरा राज्य का व्यक्ति या कोई दूसरे साम्राज्य का व्यक्ति हमारे साम्राज्य में प्रवेश न कर सके या उसके गलत व्यवहार से हमारा साम्राज्य के अंदर में कोई भी त्रुटिपूर्ण व्यवहार न हो सके। उत्तर भारत में मध्यकालीन शहरों में कोतवाल नामक राजकीय अधिकारी को दिया गया, जो नगर के आंतरिक मामलों को नजर रखता था और कानून बनाए रखता था। कोतवाल उसे कहा गया जो शहर या ग्रामीण इलाकों में लोगों का देखभाल करता है, जिसको हम कह सकते हैं दरोगा साहेब। वह एक कोतवाल के रूप में है। वह अपने इलाके में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं या कहीं भी गलत व्यवहार होने पर, खबर देने पर वहां तुरंत पहुंच करके सही और गलत का फैसला करते हैं। अगर वहां पे वह सही गलत का फैसला नहीं हो पाता है
है तो फिर वह कोर्ट कचहरी तक भी पहुंचाने का उनका पूरा का पूरा हक होता है। वह कोर्ट कचहरी तक लोगों को पहुंचाते हैं ताकि उन्हें सही तरीके से निर्णय मिल सके। उन्हें ही कोतवाल कहा जाता है। उत्तर भारत में मध्यकालीन शहरों में कोतवाल नामक राजकीय अधिकारी के नगर में आंतरिक मामलों को नजर रखा जाता था और कानून बनाया जाता था कि कोतवाल साहब इस कानून को लोगों को जबरन या जबरदस्ती या मान्य रूप से मनवाएंगे ताकि इस नियम और कानून के मानने की वजह से लोग किसी भी तरीके के गलत व्यवहार में नहीं जाएंगे। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल की सत्ता कमजोर हो गई, क्षेत्रीय शासक मजबूत हो गए, जो ब्रिटिश कंपनी थी वह मजबूत हो गई और मुगल शासक क्या हो गई, कमजोर हो गई। दिल्ली, आगरा, लाहौर, आस्थान, लखनऊ, हैदराबाद, नागपुर, तंजौर आदि शहरों पर ब्रिटिश सरकार की कमान धीरे धीरे कसने लगी और मुगल के हाथों से ये सारे राज्य छूटने लगे। अंग्रेजों के ज़माने में औपनिवेशिक के शहर बेहिसाब आंकड़ों में जानकारियां रखती थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य अपने अपने राज्य को कब्जे करने के लिए हड़ाहोड़ लगी हुई थी और ब्रिटिश सरकार अपनी रोटियां इसी में सेक रही थी। एक राजा की अपेक्षा दूसरे राजा को भड़का करके उन पर युद्ध करा करके उनके सत्ता पर बैठ जाना, इस तरीके से करके पूरे मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था और ब्रिटिश सरकार अपने पैर पसार करके मजबूत बन चुकी हुई थी। डरा करके, धमका करके, कब्जे में करके, लालच दे करके, जैसे भी हो लालच दे करके या कब्जे में करके हो, वह ब्रिटिश सरकार जो थी वह मुगल को कमजोर कर दी हुई थी और मुगल को अपने हाथों में मुट्ठी में बंद कर ली हुई थी। अंग्रेजों के ज़माने में औपनिवेशिक शहर बेहिसाब आंकड़े थे। जानकारी के अनुसार यह भी कहा जाता है जनसंख्या बढ़ने के कारण, आबादी बढ़ने के कारण जनसंख्या बहुत अधिक थी, भवन का निर्माण भी बहुत अधिक था, पर उनमें हुनर, उनमें ताकत, उनमें हौसला या उन्हें आगे बढ़ने की रणनीति या उनके पास युद्ध करने की कला या उनके पास युद्ध करने का हथियार, बल, ताकत नहीं था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार उनके ऊपर धीरे धीरे कब्जा कर ली हुई थी। प्रारंभिक वर्षों में यह भी कहा जाता है कि औपनिवेशिक शहर के मानचित्र के अनुसार यह कहा जाता है कि सरकार का मानना था कि हर जगह बनावट और दृश्य समझने के लिए मुगल प्रशासनिक काल के साथ ब्रिटिश सरकार मिलती थी। पहले उनके साथ दोस्ती करती थी, दोस्ती करने के बाद उनके हर कार्य को वह जानती थी कि ये लोग किस तरीके से व्यापार करते हैं, इनकी रणनीति कैसी है, ये लोग कैसे अपने हर कार्य को आसानी से कर लेते हैं, किस तरीके से इनका कौन सा दुश्मन है, किस दुश्मन से हाथ मिलाया जाए तो इनको नुकसान हो सकता है और किसे नहीं मिलाने पर इनको फायदा हो सकता है। सारी रणनीति को जानता था। उसके बाद उनके ऊपर अत्याचार करना या उनको अपने कब्जे में लालच और लोभ और डरा धमका करके अपने कब्जे में कर लेता था। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने मुगलों के इलाके पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करने का सीखा। दूसरे शहरों के विकास की योजना को जाना कि शहर में ये लोग विकास की योजना कैसे बनाते हैं। तीसरा, व्यवसाय बढ़ाने के लिए संभावनाएं तलाश की ताकि कौन सा हम कार्य करें, कौन सी फसल को उपजाए, कौन से औद्योगिक यंत्र का उपयोग करें जिससे मुगल काल हमारे अधीन गिर जाएगी, हमारे कदमों में गिर जाएगी और उससे वो लोग हमारे इस काम को प्रेरित करेंगे और हमें काम ये करने के मौका देंगे। तो वैसे वैसे कार्य को ढूंढ करके ब्रिटिश सरकार मुगलों के सामने रख देती थी। अखिल भारतीय जनगणना का पहला जनगणना 1872 ईस्वी में किया गया था। अखिल भारतीय जनगणना का पहला जनगणना कब किया गया? तो 1872 ईस्वी में किया गया। इसके बाद 1881 ईस्वी से दासकीय 10 वर्षों के होने वाली जनगणना की नियमित की गई थी, जिसमें शहरों और जलपूर्ति, निकासी, शहर निर्माण या स्वास्थ्य विभाग या जनसंख्या का फैलाव, नियंत्रण, वार्षिक जनसंख्या, वार्षिक नगरपालिका वसूला की जाना, ये सारे चीजों का कार्य 10 सालों पर की जाती थी पुराने जमाने में। औपनिवेशिक कानपुर, जमशेदपुर सही माने में औद्योगिक शहर के रूप में माने जाते थे, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े मशीनों और यंत्रों का उपयोग किया जाता था और सूती उद्योग या कई प्रकार के उद्योगों के लिए कई बड़े बड़े कंपनियों ने मशीन लगा कर रखी हुई थी, जिससे मजदूरों का हाथ काट दिया गया था। मतलब जब मशीन आया तो मजदूरों के हाथ कट गए, क्योंकि पहले हर काम मजदूरों के जरिए कराया जाता था, लेकिन जब मशीन आया तो मजदूरों को दफ्तर से, मजदूरों को कंपनी से, मजदूरों को कारखाने से निकाल दिया गया, जिससे उनका रोजगार बंद हो गया, जिससे वो अपने हाथों से किसी भी तरीके के रोजगार नहीं कमाते थे। इसीलिए उन्हें कहा गया कि उनके हाथें कट गई, मतलब उनके रोजगार मिलना बंद हो गया। इस तरह से भारतीय रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1853 ईस्वी में हुई। पहली बार रेलवे की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो जमालपुर, वोल्टेयर, बरेली जैसे रेलवे नगर में अस्तित्व में आए हुए थे।
यूरोपीय कंपनी ने बीच प्रतिस्पर्धा के कारण सुरक्षा का उद्देश्य और अंग्रेजों के द्वारा मद्रास और फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता फोर्ट विलियम तथा बंबई फोर्ट बनाए गए थे, जहां पे यह मुख्य ब्रिटिश के द्वार थे, जहां पे देश को कंट्रोल किया जाता था। देश में या कहीं भी कस्बा में, गांव में, शहर में किसी भी तरीके की अगर मतलब आंदोलन, क्रांतिकारी या किसी भी तरीके के अच्छा या बुरा व्यवहार करने के लिए पहले यहीं से निर्णय जाता था कि इस तरीके के व्यवहार करने से मारना है, पीटना है, जेल में कैद करना है, कैसे कार्य करना है। इन्हीं 3 जगहों से 4 जगहों से निर्णय जाता था, तो ब्रिटिश सरकार पूरे देश के ऊपर हुकूमत करती थी। औपनिवेशिक काल में कानपुर, जमशेदपुर सही मायने में एक औद्योगिक शहर था, जहां पे उत्पादन कई किस्म के उत्पादन किए जाते थे। नए शहरों के सामाजिक जीवन में बदलाव भी यहीं से शुरू हुआ, जैसे क्लर्क का उपयोग, वकील का उपयोग, शिक्षक का उपयोग, अकाउंटेंट का उपयोग, मध्यम वर्ग का उपयोग। इन सारे लोगों का उपयोग यही 3-4 बड़े बड़े शहरों से उपयोग किया गया, ताकि इन लोगों का कार्य क्या क्या है, इस तरह से धीरे धीरे छोटे और बड़े शहरों में इसका फैलाव हो गया। यह भूमिका शिक्षिका नौकरी या शिक्षक नौकरी, कारीगरों का भी जन्म इन्हीं शहरों से हुआ था। औपनिवेशिक काल में भवन का निर्माण करना, 3 शैलियों में प्रचलन करना। पहली नौ शास्त्रीय शैली, जिसमें बड़े स्तंभों में रेखांकित की गई थी। कह रहे इन्हीं सब जगहों पे मिस्त्री लेबर या अन्य प्रकार के औपनिवेशिक कार्य करने वाले, शिल्पकार, इमारत बनाने वाले, नक्काशी करने वाले या सोनार, लोहार, इन सभी का काम इन्हीं बड़े बड़े शहरों के जरिए, उत्पत्ति के जरिए फैलाव किया गया कि देशों में जाकर के बड़े बड़े भवनों का निर्माण कराएं, वहां निकासी करें पत्थर का, कागज का या अन्य प्रकार के कागज नहीं, पत्थर का, कपड़े का, सोने का, चांदी का, हीरे जवाहरात की नक्काशी करने की कला इन्हीं सब शहरों से उत्पन्न हुआ। जैसे बंबई का टाउन हॉल, एलिफिस्टीन का सर्कल। दूसरी शैली में गैथिल शैली, जिसमें ऊंची हुई छत थी। जैसे कि पुराने जमाने में आज भी कहीं कहीं इमारत देखने की जगह तो उसकी समतल इमारत नहीं होती है, उसकी इमारत क्या होती है, समतल नहीं होती, उसकी इमारत ऐसे होती है, गोल होती है, जैसे ऐसे ताकने पर लगता है कि उसमें सर्कल बनाया गया है। तो वैसे वैसे जगह इमारत में नक्काशी की गई होती है, पेंट का नक्काशी की गई होती है, पत्थर को काट काट करके नक्काशी की गई रहती है। तो ये सभी नक्काशी के रूप में आता है, जो बड़े शहरों में बड़े बड़े भवनों में बनाए जाते हैं। जैसे आज के ज़माने में पीयूपी का काम कराया जाता है, जो छत के अंदर में नक्काशी कराई जाती है। तो वो क्या है, वो बड़ी नक्काशी नहीं है, लेकिन पत्थर के काट करके नक्काशी बनाना, पेंट का नक्काशी बनाना, ये बहुत बड़ी नक्काशी होती है। उसे साज सज्जा करना, बारीकी से सजाना। दूसरे सचिवालय, बंबई विश्वविद्यालय, बंबई उच्च न्यायालय। तीसरी शैली में इंडो सारासैनिक शैली। ये सारा का सारा इन्हीं 3-4 शहरों से उत्पन्न किया गया, और ये सारा मुगल काल और ब्रिटिश काल की ये दी हुई सौगात है, जो आज ये मिश्रण के रूप में हम लोग इसका उपयोग करें। इसके प्रमुख उदाहरण है जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, बंबई गेटवे ऑफ इंडिया जो बंबई में है, ताज होटल जो बंबई में है। उसके बाद आपको ये सारे ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई गई है। चलिए हम जानते हैं कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी का रिकॉर्ड जो है वो बड़े बड़े कथाओं इतिहास में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी, इतिहास के बुक में। उसके बाद से हिस्टोरिकल पैलेस पे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, जगह जगह विश्वविद्यालय बनाया हुआ। जितना भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय, अधिकतर विश्वविद्यालय ब्रिटिश कंपनी की ही बनाई हुई है। जनगणना का रिपोर्ट यह ब्रिटिश सरकार और मुगल का ही देन है। नगर पालिकाओं का रिपोर्ट, यह पहली बार नगर पालिकाओं का रिपोर्ट 1900 से लेकर के 1940 में प्रतिस्थापन की गई थी। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के बढ़कर 13% हो गई थी। कब? तो 1900 से लेकर के 1940 तक। 18वीं शताब्दी का अंत तक मद्रास, बंबई, कलकत्ता एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में जाना जाने लगा था। यातायात के नए साधन जैसे ट्रम, मतलब कोयले पर चलने वाला, उसे ट्रम कहा जाता है। ट्रम, बसें, घोड़ा गाड़ियाँ, ये सारा का सारा ब्रिटिश काल में बहुत अधिक तेजी में प्रगति की, और एक जगह से दूसरे जगह जाने में ट्रेनों का उपयोग करना, जहाज़ों का उपयोग करना, इसकी उपलब्धि भी ब्रिटिश सरकार के ज़माने में बहुत अधिक तेज हुई। पहले भी थी जहाज थी, पर उतना अधिक तेज नहीं थी। जब ब्रिटिश कंपनी आई तो इसकी जगह जगह बंदरगाह होने के कारण बहुत अधिक तेजी से इसकी फैलाव हो गई। कई भारतीय शासकों ने यूरोपीय भवन निर्माण शैली का भी उपयोग किया। यूरोप में भी लोग जाकर के भवन का निर्माण कैसे किया जाता है, नक्काशी का निर्माण कैसे किया जाता है, कौन सा पत्थर का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका निर्माण सीख करके कई भवनों का भी निर्माण भारत के अंदर में की गई। या कुछ समस्त प्रतीक भी बनाए गए, जगह जगह कुछ इमारतें भी बनाई गई। यह शैली बहुत ही अच्छा और प्रदर्शनकारी इमारत हुआ करती थी। स्थानीय लोगों के बस्तियाँ ब्लैक टाउन कहा जाता था। स्थानीय लोग जो होते थे उन्हें ब्लैक टाउन कहा जाता था। जो इंडियन लोग होते थे उन्हें ब्लैक टाउन, और जो ब्रिटिश आकर के अपनी मतलब एरिया बसाती थी, अपनी गांव बसाती थी, शहर बसाती थी, उसे व्हाइट टाउन के नाम से जाना जाने लगा।
स्थानीय लोगों की बस्तियों को ब्लैक टाउन कहा जाता था और अंग्रेजी की बस्तियों को व्हाइट टाउन कहा जाता था। या ब्लैक टाउन से व्हाइट टाउन को अलग रखा जाता था कि हिंदुस्तानी या भारतीय लोग कभी भी ब्रिटिश कंपनी के बस्तियां में प्रवेश न कर सके। इनके बीच बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी। पेट एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है बस्ती, जबकि पुरम जो है यह एक शब्द जो गांव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ये लेसन समाप्त हुआ। चलिए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय के जानते हैं कि लेसन 12 के ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या क्या है। चलिए ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है ये लेसन में, ज़्यादा प्रश्न भी नहीं है। करा 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है 1857 के कौन से विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल में हुआ क्रांति था? तो वह गंगाधर नेहरू थे। उसके बाद से आपको अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह कब था? तो 1872 था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? 1878 में। भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष के बाद धीमी हुई वह वर्ष क्या था? तो 18वीं सदी। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो इंडो सारासैनिक शैली का है। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो कलकत्ता में। नगर का प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता है था? तो नगर के प्रधान अधिकारी को पुरपाल कहा जाता था या कोतवाल कहा जाता था। छोटे अस्थाई बाजारों को क्या कहते हैं? तो गंध कहते हैं। 7 द्वीपों के नगर को क्या कहा जाता है? तो बंबई को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। स्वेज नहर के व्यापार हेतु खोली गई 1879 ईस्वी में। चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषताएं थी जो बंबई में थी। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी की बस्ती के नाम क्या थे? तो फोर्ट सेंट डेविड, जिसे हम व्हाइट बस्ती भी कहते थे। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? तो नौ गांधिक शैली का। मद्रास का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो चेन्नई रखा गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 ईस्वी में दिया? तो ब्रिटेन के राजा ने दिया था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1773 ईस्वी में की गई थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? तो 1911 ईस्वी में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई? तो 1853 ईस्वी में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई? तो 1853 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में। कॉर्नवालिस कोड की स्थापना कब हुई? तो 1793 ईस्वी में। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कह रहा है कि भारत में भूमि की अस्थायी बंदोबस्त उत्तर भारत के राज्यों जैसे बंगाल, पंजाब, बिहार, दक्षिण भारत के राज्यों में लागू किया गया था। भूमि के अस्थायी बंदोबस्त के कारण कृषि को उत्पादन की क्षमता पर वृद्धि कराई जाती थी। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो बाबर था, जबकि अंतिम बहादुर शाह जफर थे। भूमि के अस्थायी बंदोबस्त की जमींदारी अपने खेतों पर किस प्रकार की वृद्धि करती थी? तो टैक्स के जरिए। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। और कब हुआ? तो 1946 में हुआ। इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक-लेरियंस थे। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की गई? तो गांधी जी के द्वारा की गई थी 1932 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब हुआ? तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद के पास हुआ था। भारतीय संसद के अनुसार संप्रभुता राष्ट्रपति निहित होते हैं। चलिए हम शॉर्ट क्वेश्चन को जानते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख आदर्श को बताइए। लघुत्तरीय प्रश्न है जो 2 नंबर में पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पहला जो है, भारत के संविधान की प्रस्तावना का मुख्य आदर्श बताइए। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या लागू हुआ था, ये बताना है। संस्थाल विद्रोह, बलवन की उपलब्धियों के बारे में बताइए, जो कि सब अगल बगल के लेसन से हैं। चलिए इस लेसन ब्रिटिश शासक के दौरान सिविल लाइसेंस क्या था, ये इस लेसन का है, जो कि ये 2 नंबर का है। ब्रिटिश शासक के दौरान सिविल लाइसेंस का क्या कार्य था। भारत में जनगणना कब शुरू हुआ। 7 नंबर, कस्बा और गंज में क्या अंतर है। उसके बाद आता है पहला हिल स्टेशन कब बनाया गया। हिल स्टेशनों को क्यों बनाए गए। चौल से आप क्या समझते हैं। सूर्यास्त कानून क्या है। कलकत्ता नगर निर्माण कैसे हुआ। ये सारे लगभग 12 क्वेश्चन मिक्स करके दिए गए हैं, जो 12 क्वेश्चन लघुत्तरीय हैं। चलिए अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वीं सदी में शहरी केंद्रों के नगर नियोजना का रूपांतरण किया गया। यह पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी को दूसरे रूपों में बताया जा सकता है या पूछा जा सकता है कि बंबई के नगर निर्माण पर एक नोट्स लिखे या एक टिप्पणियाँ लिखे।
भारत में संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ शक्तिशाली केंद्र की स्थापत्य बताएं। उसका तीसरा क्वेश्चन है भारत में औपनिवेशिक शासनकाल में नगरों की स्थिति बताएं। चौथा जो है औपनिवेशिक कलकत्ता में नगर नियोजना की व्यवस्था और सुरक्षा के जरूरतों का मूल्यांकन करें, ये चौथा नंबर। उसका पांचवा नंबर है प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक शहरों को खुद से किस तरीके से स्थापित किया, यह पांचवें नंबर प्रश्न है। मतलब टोटल जो है 12 प्रश्न लघु उत्तरीय है, उसके बाद से आपको 5 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय है और लगभग 20-25 प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव है। इस लेसन से कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, इसलिए ये लेसन भी बड़ा नहीं है और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पीछे के हैं और कुछ आगे के मिला करके मतलब इस लेसन को पूर्ति किया गया है। अन्यथा इस क्वेश्चन में देखा जाए तो लघु उत्तरीय मुश्किल से मुश्किल 5-6 होगा और दीर्घ उत्तरीय 3-4 ही होगा और ऑब्जेक्टिव 12-15 ही होगा, क्योंकि इस लेसन से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। फिर भी हमें जानकारी होना अनिवार्य है, ताकि अगर गलती से पूछ भी देता है तो हम उसको सॉल्व कर सके। तो कोशिश करते हैं कि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, आपको नोट्स भी दे दी जाएगी। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बेस्ट ऑफ लक।